तो वेलकम बैक। इससे पहले हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स के ऊपर कंसेप्चुअल आ चुके हैं, बहुत से कंसेप्चुअल उसमें कवर हो गए थे। जो नहीं हुए हैं वो इस टॉपिक में कवर हो जाएंगे। तो नोट्स बना रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि नोट्स बन रहे होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्गेनिक को टफ ना मानो, थोड़ा सा देखो। तो अगर नहीं पढ़ा, अब जैसे टॉपिक को कन्वर्जन्स स्टार्ट हुए हैं, कन्वर्जन्स करने हैं या कंसेप्चुअल करने हैं, पहले उसकी थ्योरी तो पढ़ लो। तो ऑलरेडी सारी थ्योरी आ चुकी है, तुम देख सकते हो उसमें। इस टॉपिक के हम लोग करने जा रहे हैं कंसेप्चुअल। अब कंसेप्चुअल अल्कोहल्स, फिनॉल्स, इथर्स के बहुत बढ़िया कन्वर्जन्स हैं। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि नीचे के नंबर्स चल रहे हैं। खैर, ऑनलाइन क्लासेस के लिए जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, कुछ इंप्रूवमेंट चाह रहे हो कि हाँ इंप्रूवमेंट आ जाए, कुछ कंसेप्ट मिस हो रहे हो, तो ज़रूर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। उसमें डाउट क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगी, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, क्वेश्चन सीरीज़ हैं वो सॉल्व होंगी, और साथ में तुम्हें एक क्वेश्चन बैंक टाइप का मिल जाएगा, जिससे कंसेप्ट्स क्लियर होना शुरू होंगे। अगर प्रॉब्लम हो रही तो आगे चल के और भी चीज़ें मिल जाएंगी। टॉपिक एक और याद रखो कि एक और मेरा चैनल है जिसका नाम है ज़िंदगी अच्छी। तो कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है, उसमें कुछ लाइफ लेसन्स हैं, वो ज़रूर देखो, उससे हेल्प मिलेगी। तो ज़रूर उसको चेकआउट करो। एक चीज़ अब यहाँ कंसेप्चुअल में अल्कोहल्स, फिनॉल्स, इथर्स में सबसे ज़्यादा जो कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं वो बेसिक होता है एसिडिक नेचर के ऊपर। जो बेस्ड है उनका वो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। अब एसिडिक नेचर की अगर बात करते हैं, अल्कोहल्स फिनॉल्स दोनों की बात होती है। तो अगर यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास है फिनॉल। अब फिनॉल सबसे पहले इसके ऊपर कई क्वेश्चंस मिलते हैं, जो उसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ये पता है कि फिनॉल एसिडिक होता है, राइट। फिनॉल एसिडिक है। अभी एक कंपैरिजन आता है कि फ़िनॉल और इथेनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो इसके ऊपर करते हैं पहले पॉइंट हम लोग एक दो इसमें समझ लें। देखो फ़िनॉल में होगा क्या। अगर बेंजीन रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर है, तो अगर नहीं क्लियर है तो रेजोनेंस के जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाओ, रेजोनेंस के तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे। बेंजीन के ऊपर बने हुए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वगैरह के वीडियोज़ हैं। होता क्या है यहाँ पे, गौर से देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो बॉन्ड पेयर होता है वो आ जाता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच की जो लेंथ होती है वो हो जाती है, जैसे हम लोगों ने हेलो एल्केन्स में देखा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इस तरह से कम हो जाती है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, मतलब डबल बॉन्ड दिख रहा है, पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ करे हैं, तो उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। अब डबल बॉन्ड अगर आ जाएगा तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं करता, पॉइंट नंबर 1। अगर सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मान लो हम लोग बात करें इथेनॉल की, तो CH3 CH2, और यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं आया, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है। इसीलिए जितने हेलोजिनेटिंग एजेंट्स होते हैं उनके साथ एल्काइल ग्रुप बड़ी अच्छी तरह से रिएक्ट करते हैं। PCl5 PCl3 वगैरह डाल दो, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड डाल दो, ये आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड आसानी से नहीं टूट सकता OH का। तो रीज़न समझ में आ गया क्यों नहीं टूट रहा है। कोई चीज़ अगर नहीं टूट रही इसका मतलब वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो यहाँ पे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन दोनों में अगर एसिडिक नेचर की बात की जाए तो कौन ज़्यादा एसिडिक है। ध्यान से देखो, अगर हम लोग कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो हमेशा उसके कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट याद रखो। कॉन्जुगेट बेस का मतलब, अगर मान लो हमने ये मान लिया कि ये दोनों H+ आयन निकालते हैं, दोनों एसिड हैं, तो ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन O-, और ये बनेगा एल्कोक्साइड आयन इथॉक्साइड। 2 कार्बन का है इसलिए इथॉक्साइड। तो मान लिया दोनों हैं। अब तुम्हें कन्वर्ट सीधे बोलना क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, पॉइंट नंबर 1। दोनों में एसिडिक नेचर, तो हमें ये डिसाइड करना है कौन इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा। जब स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है तो यानी कि कॉन्जुगेट बेस वीक है, वीक बोलो या स्टेबल बोलो, बात एक ही। तो अगर स्टेबल है या वीक है तो इसका मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, उसका रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तुम्हें पता है एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ऑलरेडी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वो अपना नेगेटिव चार्ज कम करने पे लगा हुआ है, और ये एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये और अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल बोलो तो स्ट्रॉन्ग बोलो, स्ट्रॉन्ग अगर ये है तो इसका एसिड क्या होगा, वीक।
इसी तरह से यहाँ पे देखो ये फिनाइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एक तो कंसेप्ट सीधा सीधा यही, फिनाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही। स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो कह सकते हो क्या, वीक हो गया, कॉन्जुगेट बेस वीक हो गया। कॉन्जुगेट बेस अगर वीक है तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, यानी कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। तो एक रीज़न तो ये भी दे सकते हो। दूसरा रीज़न ये भी है कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, है ना। जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएंगे तो ये अवेलेबल ही नहीं रहेंगे। अगर मान लो अवेलेबल होते तो H+ आयन तुरंत अटैक करके वापस फिनॉल बना देता। तो ये अवेलेबल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की वजह से रिंग के अंदर आ गए, रेजोनेंस की वजह से रिंग के अंदर आ रहे हैं। अब जब भाई नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बचा ही नहीं, तो ये बताओ कहाँ से H+ आयन उससे जुड़ेगा। ऑक्सीजन को H+ आयन तो तभी से जुड़ सकता है जब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर बना रहे। लेकिन क्या वो ऑक्सीजन के ऊपर है, वो तो घूम गया, वो तो रिंग के अंदर चला गया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचा नहीं, इसलिए H+ आयन से अटैक ही नहीं कर पाएगा फिनॉल। इसका मतलब ये ज़्यादा एसिडिक है। तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर ये पूछा जाता है, जैसे फिनॉल का केस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो फिनॉल का। अब फिनॉल एसिडिक है, ध्यान समझना, फिनॉल एसिडिक है, लेकिन अगर कोई इससे भी ज़्यादा पावरफुल एसिड लोगे तभी इसका प्रोटोनेशन होगा। जैसे मान लो हमारे पास ये फिनॉल है, अगर हम चाहते हैं इसमें H+ आयन ऐड हो, यानी कि ये प्रोटोनेटेड हो जाए। प्रोटोनेटेड का मतलब होता है जब कोई H+ आयन जुड़ जाता है किसी स्पीशीज से। मतलब तुम्हें पता था ये फिनॉल क्या है, एसिडिक। फिनॉल एसिडिक होता है, लेकिन इतना थोड़ी ना एसिडिक होता है कि बिल्कुल HCl के टक्कर ले ले ना। इसका ये एसिडिक है, तो अगर इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो ये प्रोटोनेट कर पाएगा, तब ये H+ आयन, अब कोई H+ आयन जो एक्सेप्ट करता है वो क्या हो जाता है, बेस। तो यहाँ पे जो H+ आयन है वो O जो है वो इलेक्ट्रॉन H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो प्रोटोनेशन हुआ, और साथ में ये क्या हो गया, बेस की तरह काम कर रहा है। बेस तभी काम कर सकता है अगर दो कंपाउंड्स हैं, दोनों में एक कम एसिडिक है एक ज़्यादा एसिडिक है और प्रोटोनेशन के चांसेस हैं। तो ये ऐसे ही केस के दो एसिड लिए हैं, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है जो इसको प्रोटोनेट कराए दे रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्यों आसानी से प्रोटोनेशन नहीं हो पाता फिनॉल का। फिनॉल में जो ऑक्सीजन है उस पर H+ आयन क्यों जल्दी अटैक नहीं कर पाता। रीज़न क्या है, तुम्हें पता है ऑक्सीजन के लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये ऑक्सीजन पे है ही नहीं। जब ऑक्सीजन पे प्रेजेंट नहीं है तो बताओ कहाँ से अटैक हो जाएगा, है नहीं। तो इसलिए मुश्किल होता है, प्रोटोनेशन करवाना मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसके ऊपर और क्वेश्चन तुम्हें मिलते हैं, जैसे अब यहीं पे एसिडिक नेचर के ऊपर बहुत से क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन दिखा दें, पैराक्रिसॉल, पीक्रिसॉल या पैरानाइट्रो, प्रीक्रिसॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये। एक और ले लेते हैं, सिफिनॉल। पूछा जाता है बताओ तीनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है, या सीरीज़ में अरेंज करो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो क्रिसॉल का मतलब समझ लो, क्रिसॉल का मतलब होता है ये वाला ग्रुप। ऑर्थोक्रिसॉल हो तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे मतलब पोजीशन के ऊपर है क्रिसॉल। अब यहाँ पैरानाइट्रो यानी कि नाइट्रो पोजीशन पे फिनॉल लगा हुआ है, ये तुम्हारा OH ग्रुप, ये पैरा पोजीशन पे NO2, और यहाँ पे सिंपल सा फिनॉल है। पूछा जाता है बताओ इनको एसिडिक वे में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, इनमें से अरेंज करना है। ध्यान से याद रखो, ये पहले भी अगर नहीं पढ़ा इसीलिए कह रहे हैं पहले काम क्या करो, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स की जो चैप्टर हो चुका है, वीडियो बन चुकी है, वो ज़रूर यूनिट कवर कर लो। देखो कोई भी चीज़ ज़्यादा एसिडिक तब होती है जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े। ये याद रखना कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ता है ये देख लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी कंपाउंड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे, विड्रॉइंग ग्रुप्स, और साथ ही साथ क्या होता है दूसरी चीज़, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे तुम देख सकते हो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तीनों में OH कॉमन है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इस वाले की ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा इसकी होगी।
अब यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तुम्हें पता है एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, और ये यानी कि उस इससे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा है। तो 1, ये सेकेंड और ये थर्ड। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिलते हैं, तो ध्यान रखो। एक और इसी के टाइप का क्वेश्चन, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास फिनॉल ये ले लिया, एक और कंपाउंड ले लेते हैं। अगर इस कंपाउंड को देखो, एक हम ले लेते हैं NH2 और एक हम लेते हैं ये वाला ग्रुप, सॉरी एक ये ले लिया और एक हम ले लेते हैं यहाँ से, इससे तुम्हें आसान हो जाएंगी चीज़ें, पैरा अमीनो फिनॉल, ऑर्थो अमीनो फिनॉल। इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चंस में से एक था, इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो एक कंसेप्ट होता है, याद रखो कि कोई भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जनरली फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के पास लोन पेयर होते हैं। अगर ये मेटा पोजीशन पे जुड़ते हैं, यहाँ पे हमने गलत ले लिया, मेटा लेना है, सॉरी, मेटा अमीनो फिनॉल। तो अगर मेटा पोजीशन पे जुड़ते हैं तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा शो करेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा। तो एसिडिक नेचर क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन अपना इफेक्ट कौन सा डाल रहा है? अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जब भी कोई ग्रुप, याद रखना, जो जिनके पास भी लोन पेयर्स होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गए, अगर वो मेटा पोजीशन पे जुड़ते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। जब वो ऑर्थो या पैरा पे जुड़ते हैं तो वो अपना +R इफेक्ट, मतलब रेजोनेंस का इफेक्ट शो करते हैं और उनके लोन पेयर्स रिंग के अंदर उतरते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर जाएंगे तो उसे +R इफेक्ट कहते हैं। तो जब पैरा पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डालेगा। रिंग के अंदर डालते ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की बढ़ेगी और फिनॉल की एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। यानी कि तुम ये कह सकते हो, जो अभी एसिडिक नेचर की बात की, यहाँ पे -I, यहाँ पे +R इफेक्ट, यहाँ पे -I इलेक्ट्रॉन खींचने वाली टेंडेंसी, +R इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाली टेंडेंसी। तो दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि ये वाला ग्रुप तुम्हारे पास ज़्यादा एसिडिक हो गया। इसी तरह के तुम्हें और भी क्वेश्चंस मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जाए और इनके मिसिबिलिटी की बात करो तो भी क्वेश्चंस बड़े अच्छे मिलते हैं। एक पार्ट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक हेलो एल्केन्स में एक छोटा सा पार्ट था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX की जो खासियत होती है, इसको एनहाइड्रस कंडीशन में ही रखते हैं, एनहाइड्रस। तो ये भी याद रखो, एनहाइड्रस क्यों रखते हैं? सूखा होना चाहिए। जनरली तुम पाओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ ईथर का यूज़ हुआ है, देखा ही नहीं होगा, ईथर का यूज़ हुआ है। रीज़न क्या है? अगर तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी की प्रेजेंस में, इसको जैसे ही वाटर मिलता है या वाटर में ये इन्वॉल्व होता है, ये एक इसका नाम ही है ज़ेरेवितनोव्स रिएक्शन। तुम्हें पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R- के फॉर्म में टूटता है। नहीं देखा है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जाके ऊपर की ओर लिंक दिया है, वो देख लो। तो ये बनाएगा इस H के साथ, H+ आयन के साथ एल्केन RH, और साथ में Mg+ होता है, MgOH X। ये तुम्हारे पास जो कंपाउंड बना, तो पानी की प्रेजेंस में आते ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है, वर्किंग नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी मिलता है वो एसिड बेस रिएक्शन होती है, और एसिड बेस रिएक्शन की वजह से वो एल्केन बना देता है, और साथ में एल्केन बन के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहा नहीं तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये भी एक पॉइंट याद रखना। एक क्वेश्चन यहाँ पे और अगर तुमसे पूछें तो जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है CH3CH Cl, यहाँ पे ले लें Br ले लेते हैं ना, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। एक और इसी से जुड़ा वो बिल्कुल सेम कंपाउंड, कोई डिफरेंस नहीं, और इसका पूछा जाता है कि चलो इसी को ले लेते हैं। इसमें अगर हम अल्कोहलिक KOH डालें, अब अल्कोहलिक KOH क्या काम कर रहा था? अल्कोहलिक KOH क्या काम कर रहा था? अल्कोहलिक KOH का काम याद है ना? अल्कोहलिक KOH क्या कर रहा था कि
डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन करवा रहा था। और डीहाइड्रो हैलोजिनेशन में अगर पढ़ा है हेलो एल्केन ज़रूर पढ़ना, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा है, तो एल्कीन कौन सी बनेगी? तो यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अगर Br यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, तो इसको 1 माने ले रहे हैं, इसको 2 माने ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेकेंड पोजीशन से हाइड्रोजन निकला है तो ये वाला ग्रुप बन रहा है। अगर फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन और Br HBr यहाँ से निकल गया तो हमारे पास ये कंपाउंड बन रहा है। अब सवाल ये बताओ कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, कौन ज़्यादा बनता है? ये वाला ज़्यादा बनता है, क्योंकि ये रूल अगर एल्कीन बनने की कहीं पॉसिबिलिटी होती, कोई भी रिएक्शन ऐसा देखो जहाँ पे एल्कीन बन रही हो, तो ये याद रखना वो एल्कीन बनती है जो ज़्यादा स्टेबल होती है। अब ये कैसे पता करें? ये भाई साहब ये सारी चीज़ें हो गई, अगर नहीं पढ़ा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ऊपर लिंक दे रहा हूँ, पढ़ लेना, या प्लेलिस्ट में जाना, हाइपर कॉन्जुगेशन मिल जाएगा, देख लेना। हाइपर कॉन्जुगेशन ये कहता है ये एल्कीन जिसके पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इस एल्कीन के पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। कौन कहता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। और इस रूल के हिसाब से पहले सुन लो, रूल क्या है? वो एल्कीन बनती है जो ज़्यादा स्टेबल है, और इस रूल को कहते हैं सेजेफ रूल। सेजेफ, कई लोग सेजेफ्स भी बोलते हैं, ऐसे सेजेफ्स रूल या सैयतजेफ्स रूल भी बोला जाता है, कई लोग बोल देते हैं। सेजेफ्स रूल है, सेजेफ्स रूल। तो सेजेफ्स रूल के हिसाब से हमें पता है कि एल्कीन वही बनेगी जो स्टेबल होगी। तो एल्कीन स्टेबल कौन सी है? ये चीज़ डिपेंड है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, जो जिसके पास ज़्यादा रेजोनेटिंग, जितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये रूल भी याद रखो। अब पॉइंट आता है नेक्स्ट, हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब ज़रा 2-3 क्वेश्चंस बॉइलिंग पॉइंट पे देखो। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास अल्कोहल होता है, जैसे मान लो अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो CH3 CH2 CH2 CH3, एक ये ले लिया और एक मान लो हमने ये ले लिया। तो इन दोनों में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। पहली चीज़ बॉइलिंग पॉइंट के लिए अगर हेलो एल्केन्स के कंसेप्चुअल पढ़े होंगे तो उसमें आइडिया होगा, हम लोगों ने ये बात की है कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब या तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग लग रही, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग लग रही है। ऐसा एग्जाम्पल देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या है? देखो, ये अल्कोहल जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे इस तरह से मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ देखो कनेक्शन शो कर रहा है, देख रहे हो ये कौन सी बॉन्डिंग हो रही? एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होना चाहिए, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसको नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अब इसी तरह से ये चेन बढ़ती चली जाएगी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को नज़दीक नज़दीक रखती है, जिसको मतलब ये है कि अब तुम्हें हीटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी इस मॉलिक्यूल को बॉयल करने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा आता है। क्यों ज़्यादा आता है अल्कोहल्स का? क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस मिलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक और पार्ट भी है जो हेलो एल्केन्स हेलो रीन्स में भी पढ़ा है कि अगर मान लें हम लोग तो 3-4 मॉलिक्यूल्स हम ले लें, मान लो हमने ले लिया CH3 CH2 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 OH, एक ये मॉलिक्यूल ले लिया, एक हमने ले लिया ये, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है इससे, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हें पता है अगर स्ट्रेट चेन होती है, हेलो एल्केन्स हेलो रीन्स वाला ही कंसेप्ट है, अगर स्ट्रेट चेन होती है तो आसानी से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
एक चेन दूसरी चेन के बीच में सरफेस एरिया ज़्यादा है, यानी कि फोर्स ज़्यादा लगेगी। फोर्स ज़्यादा लगेगी यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ज़्यादा लगने का मतलब है मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो उनको तोड़ने के अलग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए फोर्स भी ज़्यादा लग रही है, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको बॉईल करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हें मिलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखो ईथर के खेल में भी अगर तुम देखो तो ईथर्स के भी बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है। तो सपोज करो जैसे हमने एक ये ले लिया CH3OCH3। अब ईथर्स और अल्कोहल क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मतलब अगर देखो यहाँ पे CH3 CH2OH, तुम ध्यान से देखो तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप अलग अलग। यहाँ पे OH आ रहा है, यहाँ पे ईथर, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, यहाँ पे तुम्हें पता है अभी हम लोगों ने बात की अल्कोहल्स में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पहली चीज़, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो ईथर्स के केसेस में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ईथर्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और अल्कोहल के केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर यही पॉइंट उठता है कि अगर अब क्योंकि ईथर के बारे में भी बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात कर लें कि ईथर के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मान लो हम लोगों ने कहा ROR ईथर होता है और ROH अल्कोहल होता है। पूछा जाता है यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होता है ROR का वो ज़्यादा होता है और ROH का जो बॉन्ड होता है वो कम होता है। ऐसा क्यों, जबकि ऑक्सीजन में दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ROR बॉन्ड लेंथ ROR बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्यों है, ROH से, एंगल ऑफ ROH, ऐसे याद रखो, एंगल जो ROR का है वो ज़्यादा है। अब रीज़न समझो, यहाँ पे हमारे पास ROR, वैसे ये अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले केसेस में ईथर जहाँ पढ़ा है वहाँ पूरा आंसर दिया है, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल हुआ जा रहा है, लोन पेयर्स तो दोनों में। यहाँ पे ये ग्रुप बल्की होते हैं, भारी होते हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा, एंगल खुलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा आता है, क्योंकि इनके बीच में रिपल्जन ज़्यादा हो रहा है। और रिपल्जन ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि बल्कीनेस ज़्यादा है। बल्कीनेस का मतलब होता है ये बड़े ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स वगैरह। अल्कोहल के बारे में बात करो तो अल्कोहल में तुम्हें पता है यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, तो इतनी बल्कीनेस है नहीं, इसलिए बॉन्ड एंगल छोटा है, जबकि ROR में बॉन्ड एंगल ज़्यादा बड़ा है ना। समझदार, मज़ेदार चीज़। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू करो, ज़रूर वीडियोस देखते रहो, जितना देखोगे उतनी हेल्प मिलेगी। फिर इसके साथ साथ ये भी, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए इच्छुक हों, उनको लग रहा हो कि हाँ पढ़ने से कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, सीख सकते हो चीज़ें, तो वो लोग ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे की ओर नंबर्स चल रहे हैं। मिसिबिलिटी की, अब मिसिबिलिटी क्या चीज़ है, पानी में कौन सी चीज़ सोल्यूबल होती है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पता है अल्कोहल्स पानी में सोल्यूबल होंगे। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सोल्यूबल होते हैं। लेकिन सारे एग्जाम्पल्स की तरह तुम पाओगे कि अगर R ग्रुप बढ़ता है, R ग्रुप का साइज़ बढ़ता है, तो सोल्यूबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। और ईथर्स के केसेस में भी तुम ये पाओगे कि ईथर्स भी सोल्यूबल हैं, मतलब ROR भी सोल्यूबल होते हैं, पानी में दोनों सोल्यूबल हैं, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। लेकिन सोल्यूबिलिटी घटती क्यों है, R ग्रुप एक हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर होने से क्या होता है, रिपल्जन, पानी से दूर भागने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। जब ये बड़ा होना शुरू करता है, अल्काइल ग्रुप्स बढ़ना शुरू होते हैं, पावरफुल बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स लगते हैं, तो उनका नेचर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा फिर, हाइड्रोफोबिक, पानी में खुलेगा ही नहीं। लेकिन अप टू 4 कार्बन ये चलता है, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता शुरू होते हैं, पेंटाइल, हेक्साइल, प्रोपाइल, ऐसे अल्काइल ग्रुप आते हैं, तो सोल्यूबिलिटी घटती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है। अब एक पॉइंट जो आज टॉपिक में से उठ रहा है और बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है, जैसे एसिडिक नेचर के बारे में ऑलमोस्ट हम लोगों ने बात करी हुई है। अब जो हम लोगों के पास पॉइंट आता है उसके बारे में देख लेते हैं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन और भी बनता है, चाहे
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो, ये वाला ग्रुप हो, या ये ग्रुप हो, या फिर ये दोनों ही ग्रुप्स फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ये क्यों ऐसा है? तुम्हें पता है NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, चाहे वो अब ऑर्थो पे भी लगा है चाहे पैरा पे लगा हो। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -R इफेक्ट, बहुत ज़बरदस्त तरह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो चाहे ऑर्थो पोजीशन पे हो चाहे पैरा पोजीशन पे हो, यानी कि फिनॉल इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू नाइट्रोफिनॉल, या फिनॉल इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू नाइट्रोफिनॉल। दोनों में आंसर क्या देना है कि फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहीं से वो नाइट्रोफिनॉल का एक और केस आता है, क्योंकि ये बनाए जाते हैं फिनॉल से। डाइल्यूट HNO3 डाल दोगे तो या तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है इसके मुकाबले। बहुत बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इससे। तो क्या रीज़न है? देखो यहाँ पे क्या होती है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, लेकिन वो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर लग रही, इंट्रामॉलिक्यूलर। और जो यहाँ पे लग रही वो ज़रा देखो, ये ऐसे बना सकते हो तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही। ये NO, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, तो दूसरे फिनॉल का इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो देख लो ध्यान से, इधर N इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगी चेन, और यहाँ पे OH हो गया, इधर से ये बॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रही, इंटरमॉलिक्यूलर है, इंटरमॉलिक्यूलर। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इंटरमॉलिक्यूल, इंट्रा मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर, तो यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए तुम्हें इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ना है, ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इससे, ओ नाइट्रोफिनॉल से। इस वाले का नाम है ओ नाइट्रोफिनॉल, और इस वाले का नाम होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो दोनों में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? सिंपल सी बात है, पैरा नाइट्रोफिनॉल वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसको हीटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो पूछा जाता है हाउ कैन यू सेपरेट देम। अगर दो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल दे दी जाए तो तुम उन्हें सेपरेट कैसे करोगे? क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों फ्रैक्शनल? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है और अलग है, एक का ज़्यादा एक का कम, तो आसानी से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दो, हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। अब एक चीज़ हमारे पास आती है कि फिनॉल के, अभी इसके कंसेप्ट और भी जो बचे हुए कंसेप्चुअल्स होते हैं वो हम फर्दर नेक्स्ट में यूज़ करेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड्स कीटोन्स में इसका ज़्यादा यूज़ आ जाता है। तो देखते हैं, एक कन्वर्जन और है, मतलब एक रिएक्शन होती है। पूछा जाता है क्यों थायोनिल, जैसे मान लें हम एग्जाम्पल CH3CH2Cl ले लें और इससे हमें बनाना है तो एक्वस KOH। अगर मान लो हम यहाँ पे OH ले लेते हैं और अल्कोहल से अल्किल हलाइड अगर बनाया जाता है, थायोनिल क्लोराइड, इसको कहा जाता है थायोनिल क्लोराइड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, थायोनिल क्लोराइड का यूज़ क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि इसको डार्जेंस प्रोसीजर भी बोलते हैं, डार्जेंस प्रोसीजर। ये क्या करता है, अल्कोहल से अल्किल हलाइड बनाता है, तो इस तरह से अल्किल हलाइड बन जाएगा। साथ में जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, जनरली हम लोग बाई प्रोडक्ट की बात नहीं करते, लेकिन इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि दोनों क्या होते हैं, गैसेस, और दोनों टेस्ट ट्यूब को छोड़ के आसानी से बाहर निकल जाते हैं। जो प्योर फॉर्म में मिलता है वो तुम्हें क्या मिलता है? अल्किल हलाइड। तो देखो, ध्यान रखो कि तुम लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं। अल्कोहल्स, फिनॉल्स के ऊपर ऐसे जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आते हैं, इनके एसिडिक नेचर के ऊपर आते हैं। तो इन दो क्वेश्चंस को ज़रूर याद रखो कि एसिडिक नेचर, बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसमें ये सब कुछ सिलेक्टिव पार्ट होते हैं, कुछ और भी हैं जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाला जो कंसेप्चुअल है उसको चेक करना ऊपर। अल्कोहल्स के एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाले कंसेप्चुअल में ज़्यादा पार्ट इसका और इन्वॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए तुम लोगों को
अगर अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हाँ इम्प्रूवमेंट आ रहा है और चाहते हो ऑनलाइन क्लासेस लेना, तो ज़रूर कांटेक्ट करो, नीचे नंबर्स चल रहे होंगे। अगर लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और थोड़ी और मदद मिल जाए, थोड़ा और समय मिल जाए, तो उससे अलग चीज़ें होंगी, कुछ हेल्प मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उन लोग जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं वो हिचकिचाएँ ना। ये टाइम ऐसा होता है, इसमें क्रूशियल स्टेज बोली जाती है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अगर लग रहा है, मन बन रहा है, तो ज़रूर नंबर्स पे डायल करो, कॉल करो। नीट, जेई, क्लास 12th, 11th, 9th, 10th जिनको भी पढ़ना है, 9 से लेके 12 तक की स्पेशल के बैचेस नीट के चल रहे हैं, जेई के चल रहे हैं, तो जो लोग भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं वो कॉन्टैक्ट करें। कैसा लग रहा है ज़रूर बताओ, और ज़िंदगी अच्छी चैनल को ज़रूर देखो। ज़िंदगी अच्छी लाइफ लेसन्स हैं, बहुत सी टीनेजर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रही हैं उसमें, देखो हेल्प मिलेगी। थैंक यू।